तो पहले से समझते हैं कि समवेता या आइसोमेरिज्म होती क्या है। अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो क्या बताओगे? सबसे पहले वो समझ लो। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उनका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? समान होगा, सेम होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे। स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब उनकी संरचना अलग होगी। बस इतनी परिभाषा है। दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो, उनको तुम क्या कहोगे? समवाय। उनको क्या कहते हैं? और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं समवायता। तो इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और पूरे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इंग्लिश में अगर मैं डेफिनेशन बनाऊंगा तो क्या होगा? टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या अलग होंगे उनके स्ट्रक्चर्स? तो एल्केन में अगर हम बात करें, जो क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन्स। एक्चुअली में जो आइसोमेरिज्म होती है, जो समवेता होती है, ये टू टाइप्स की होती है। अभी एल्केन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। एक को हम कहते हैं बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। और एक को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन कौन सा समवेता दिखाता है? कौन सी आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल में भी फिर से 5 या 6 टाइप्स होती हैं। जैसे एक होता है तुम्हारा चेन, जिसको हिंदी में क्या पढ़ोगे? श्रृंखला। श्रृंखला समवेता। दूसरा होता है तुम्हारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल वाले का मतलब क्रियात्मक समूह समवेता। थर्ड होता है हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब हो गया जगह में परिवर्तन होगा परमाणु के। फोर्थ होता है मेटामेरिज्म, इसकी मुझे हिंदी याद नहीं आ रही। और लास्ट है टॉटोमेरिज्म। लास्ट है टॉटोमेरिज्म। चलो ये जब जब आएंगे तब तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। जहां जहां पे ये आएंगे तब तक मैं समझाता रहूंगा। अभी हमें सिर्फ किससे मतलब है? चेन। मतलब जो हमारे एल्केन्स होते हैं उसमें जो समवेता पाई जाती है वो एक तो होती है कौन सी? संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चरल में भी कौन सी वाली? श्रृंखला, चेन वाली। ठीक है, तो अब हम पहले समझते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला वाली जो समवेता ये है क्या। श्रृंखला मतलब चेन। तो तुम्हें पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, मान लो पेंटेन है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि उसका संरचना बनाओ तो सब बना देंगे। 5 कार्बन सीधे सीधे जोड़ोगे और सबके साथ हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, तो बना लेते हैं इसे। कितने कार्बन बना लिए हमने? 5। मैं हाइड्रोजन अभी नहीं लगा रहा, ये सबको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन तो लग ही जाएंगे। मुझे अभी तुम्हें सिर्फ ये समझाना है आइसोमेरिज्म, तो वो समझा रहा हूँ। तो पेंटेन का फॉर्मूला सबको पता है, C5 कितना होता है? H12। ये इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अब तुम बताओ, इसमें भी तो 5 ही कार्बन है और हाइड्रोजन जब तुम लगाओगे तो 12 ही हाइड्रोजन लगेंगे, 12। चाहो तो देख लो यहाँ पे इसके साथ कितने लगेंगे? 3, 2, 2, 2, 3। तो इसका फॉर्मूला ये आ गया। अब इसको देखो, CH3, CH2, CH, CH3, CH3। इसका फॉर्मूला भी आप निकालोगे मॉलिक्यूलर तो यही आएगा, C5H12। इसमें भी 12 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने? सॉरी, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? दोनों का फॉर्मूला सेम है नहीं है? लेकिन अंतर तो है ना संरचना में। इसकी संरचना में अगर मैं आपसे सीधी स्ट्रेट चेन में पूछूंगा तो आप कहोगे सर 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, श्रृंखला में। इसके में कितने कार्बन है? बस यही अंतर हो। कुछ और भी बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। हम अभी एक और इसकी संरचना बना सकते हैं जिसका फॉर्मूला यही रहेगा। देखो ये भी हो सकता है। हाइड्रोजन लगा दो, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको और 3 ही इसको। अब तुम इससे अधिक और इसकी संरचना नहीं बना सकते। मतलब 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन लेकर टोटल कितने अलग अलग टाइप की तुम संरचना बना सकते हो? 3। मतलब अब आप तुमसे कोई पूछता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, कितने समवाय बन सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर होगा 3। कितने होते हैं? कोई बना सकता है चौथा भी? नहीं बन सकता। इथेन, इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2।
इसके कितने समवाय बना सकते हो? एक भी नहीं भाई। दो कार्बन को तुम और कैसे लिखोगे ये बताओ। दो कार्बन है, सीधे ही तो रहेंगे। क्या कर सकते हो, उसकी श्रृंखला में दो कार्बन से कम कैसे कर सकते हो? तीन कार्बन अगर है तो कितने बन सकते हैं समवाय? तीन कार्बन नहीं बन सकते, तब भी नहीं बनेंगे। करके देख लो। इसमें सोचना है क्या, बना के देखो। तीन कार्बन है, अब मैं और क्या करूं, ऐसे कर दूं क्या? तब भी तो तीन ही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कुछ और है, ये कुछ और है? सेम ही तो है। इसके भी चेन में कितने कार्बन है? तीन। ये भी तो चेन ही है, तीन। इसका मतलब एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन तक समवाय नहीं बन सकते। समवायता स्टार्ट ही कहां से होगी? चार कार्बन से। चार कार्बन का तुम बना सकते हो, मतलब ब्यूटेन का समवाय तुम बना सकते हो, ब्यूटेन का आइसोमर्स बना सकते हो। कितने आइसोमर्स बनेंगे ब्यूटेन के, ट्राई करो। कितने बनेंगे? मतलब दो कहोगे तुम, ठीक है। एक खुद ब्यूटेन और जो उसका दूसरा बनेगा। इसमें मैंने क्यों नहीं कहा कि कोई समवाय बनेगा, अकेला ही है ना, तो कुछ बनता तो मैं उसको काउंट करके टोटल दो मान लेता, लेकिन इथेन और प्रोपेन में पॉसिबल नहीं है। देखो ब्यूटेन में देख लो तुम, बताओ सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये चार कार्बन है, फॉर्मूला सबको पता है ब्यूटेन का C4H10 होगा। अब मैं क्या कर लूं, बस यही तो हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब तुम सोचो कि इसको हटा के सर यहाँ पे लगा दो तो यही है ना। फिर इनके नाम भी होते हैं, जाहिर सी बात है, सबके अलग अलग नाम है। तुम देखो इसको तुम क्या नाम देते हो? एन पेंटेन। एन, अब कहोगे सर पहले तो आपने एन वन वाली कोई बात नहीं बताई थी, जब जरूरत भी नहीं थी। जब हम समवाय की बात ही नहीं कर रहे थे, जब हम आइसोमर्स की बात ही नहीं करते हैं, तो फिर खाली पेंटेन बोल के छोड़ देते हैं। देखो पेंटेन बोलना या एन पेंटेन बोलना एक ही बात है। अब यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मल। एन का मतलब, नॉर्मल का मतलब, हाँ ठीक है, मतलब जो समान रूप से जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा उसका यही होता है। उसके बाद जब तुम इसका आइसोमर बनाते हो तो दूसरा आइसोमर हमें ये मिलता है, 2 मेथाइल ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2। देखो अब तो नंबरिंग करोगे ना, यूपीसी नेमिंग, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये मत सोचना कि इसका नाम पेंटेन होगा, नहीं है, ये आइसोमर पेंटेन का, लेकिन आईयूपीएसी नेम में इसका नाम ब्यूटेन बोला जाएगा। इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसको चेन मान लो, 1 2 3, 2 पे ही मिथाइल है ना दोनों, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया? हाँ, डाई का मतलब दो। जब आइसो ये पढ़ाया था यूपीएससी नेमिंग कहाँ थे तब, अभी तक डाई का मतलब नहीं समझ में आया। डाई ट्राई ये तो हमने कई बार यूज किया है ना। मिथाइल अगर 3 बार होते तो ट्राई, 4 बार होते तो टेट्रा। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। ऐसे ही अब बस एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे, हेक्सेन किसका? देखो ब्यूटेन का मैंने तुम्हारे सामने आइसोन बनाया, 2 बने। पेंटेन के तुम्हारे सामने कितने बने? 3। हेक्सेन का ट्राई करो। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? 6। और हाइड्रोजन कितने होंगे? 14। 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन। करो ड्रॉ। सबसे पहले कितने कार्बन बनाओगे स्ट्रेट चेन में? 6। ये सबसे पहला बन गया। दूसरा, एक कार्बन को तुम हटा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब तीसरा देखना, अभी भी मैं यही कर रहा हूं। चेन दोनों अलग है नहीं, बताओ पहले तो। इसका नाम तुम रखोगे 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम रखोगे 3 मिथाइल पेंटेन। नाम अलग मतलब स्ट्रक्चर अलग, ठीक है। 3 हो गए तुम्हारे सामने ही। चौथा देखो, ठीक है। अभी भी 6 कार्बन है, कितने बन गए? 4। और पांचवा देखो, ये नहीं कह रहा एक ही बारे में समझ में आ जाएगा, लेकिन ट्राई करोगे तो होता रहेगा। कितना हो गए? 5 हो गए। और किसी को कुछ लग रहा है? हैं? इसका नाम बताओ। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और अगर ऐसा करते हैं तो यही वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितने बने टोटल स्ट्रक्चर्स? 5, ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम में तुमसे नहीं पूछा जाएगा।
एग्जाम में भी तुम्हारे क्वेश्चन कभी आएगा तो मेनली वो मैक्सिमम कहाँ तक मैं पूछ सकता हूँ या एग्जाम में पूछा सकता है कि हेक्सेन के आप समवाय बना के दिखाओ और उनके नाम लिखो आईयूपीएसी नेम। इसका नाम नॉर्मल एन हेक्सेन, इसको क्या पढ़ोगे एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलो तो आइसोमर्स मुझे लगता है सबको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अभी हम कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे इनकी, तो वो थोड़ा मैं अभी समझा देता हूँ तुम्हें। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्वाथनांक, वो तो चलो हिंदी है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, इससे तुम क्या समझते हो, एक दो बार समझा चुका हूं मैं। जनरल अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल करने लगता है। एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बराबर हो जाता है वायुमंडल दाब के। ठीक है, जब किसी भी, अब लिक्विड जैसे वाटर है, वाटर को जब तुम गर्म करते हो तो कितनी डिग्री पे बॉयल होता है वो, 100 डिग्री पे। 100 पे इसलिए होता है क्योंकि 100 डिग्री पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, वो बराबर हो जाता है किसके, वायुमंडल दाब के। तो जब तक किसी लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर नहीं होगा वो कभी बॉयल नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हमें यही टॉपिक पढ़ना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखो क्या आता है, तुमसे ये पूछ लिया जाएगा कि हेक्सेन की तुम आइसोमर्स बनाओ, बना दिए तुमने, फिर तुमसे कहा जाएगा कि बताओ या इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, अरेंज करो बॉइलिंग पॉइंट के। कौन से क्रम में पूछा है, बढ़ते हुए। और बॉइलिंग पॉइंट के क्रम का मतलब है जो सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा आप उसको सबसे पहले लिखोगे और आखिरी में किसको लिखोगे, जिसका सबसे अधिक होगा। बढ़ते हुए क्रम में पूछा है ना, घटते हुए क्रम में पूछेंगे तो तुम पहले उसको लिख दोगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और एंड में सबसे कम वाला। चलो, बता सकता है कोई तुम में से, हेक्सेन के हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 आइसोमर्स हैं, 5 समावय हैं किसके, हेक्सेन के। किसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें लगता है कि सबसे अधिक होगा और किसका सबसे कम होगा? नाम बता, नहीं मत बोलना, पहला वाला, ऊपर वाला, नीचे वाले, इनके नाम है। ठीक है, कई बार कह चुका हूं, नाम लिया करो इनके। किसका सबसे अधिक होगा, एन हेक्सेन। ओके, तो चलो, एक बच्चे का कहना है कि इसका सबसे अधिक होगा, तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इसका या इसका, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। ठीक है, तो पहला वाला तो सही बताया इसने, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा एन हेक्सेन का और सबसे कम होगा इसका। अब ये आंसर हम कैसे दे रहे हैं वो समझो। ठीक है, हेक्सेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, एल्केन, एल्केन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर का मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। और जिन पे चार्ज आ जाता है प्लस माइनस का, वो पोलर। वो तब होगा जब इसमें कोई हेटेरो एटम्स आएगा, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब होंगे, तब ये कभी जाके थोड़े बहुत पोलर होंगे। फिलहाल जितने भी एल्केन्स है ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर, अध्रुवीय। और अगर ये नॉन पोलर है तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बताने के लिए तुम वैन डर वाल फोर्स का इस्तेमाल करोगे। किसका, वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल बल होती है ये। अब ये कौन सी बल होती है ये समझते हैं। देखो, जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल, ठीक है, और विद्युत बल हो गया तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री में बहुत सारे बल होते हैं जिनका क्या काम होता है, जिनका काम होता है मॉलिक्यूल्स को पास पास में रखना। तुमने देखा है नमक है, तो नमक हमें पता है कि किससे बना हुआ है, NaCl से, तो वहां पे कौन सा बल है, Na का प्लस Cl का प्लस माइनस एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, लेकिन अगर मान लो कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा, जैसे मैं तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पोलर पोलर बॉन्ड पढ़ाया था, इस पे माइनस, इस पे प्लस, फिर इस पे
प्लस इस पे, तो ये आपस में जुड़ने लगे थे। इसे हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या बोलते हैं? एक हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था डिटेल में, दो प्रकार का होता है, इंटर और इंट्रा, पढ़ाया था ना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सारे के सारे बलों का क्या काम है? इन्हीं का तो काम है ना किसी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना या कम करना। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आकर्षण बल है वो अधिक है, तो क्या होगा? उनको बॉयल करने के लिए अधिक तापमान देना होगा या कम? अधिक। तुम सभी अपने आप को मान लो कि तुम सभी मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, और अगर हमें एवोपरेट करना है और हर एक मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स अधिक है, मतलब तुम सब ने अपने हाथ को, एक दूसरे के हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ रखा हो, तो किसी एक को यहाँ से हटाना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर तुम लोग के बीच का आपस का फोर्स ही कम है, एक दूसरे के हाथ को तुमने बहुत ही कमजोरी से पकड़ रखा हो, दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? कम है। तो कोई भी आके एक को उठा के लेके चला जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल है। अब आकर्षण बल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और काम करने वाला ही नहीं है। क्यों? ना तो इस पे कोई चार्ज है ना कुछ है, तो यहाँ पर एक ही फोर्स काम करता है। कौन सा? जब कोई फोर्स हमें समझ में नहीं आता, ध्यान रखना है केमिस्ट्री में, तो हम कहते हैं यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वैन डर वाल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हर जगह है, हर चीज के बीच में लग रही है। ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल के बीच में कोई और फोर्स हो या ना हो, कौन सा फोर्स रहता ही रहता है। लेकिन याद रखना कि ये फोर्स बहुत ही वीक है। कैसा फोर्स है? बहुत ही कमजोर फोर्स है। बट ठीक है, यहाँ का आंसर ये वैन डर वाल जो क्या कहते हैं आकर्षण बल है वही बताएगा। अब हम समझते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल फोर्स अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर यही वैन डर वाल फोर्स इन मॉलिक्यूल्स का क्या हो? कम हो, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स ये जो है ये दो टाइप, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, या मेन एक पे ही मान लो, अभी वैन डर वाल फोर्स के लिए तुम एक ही चीज समझो, सरफेस एरिया। क्या चीज? सरफेस एरिया। मतलब वैन डर वाल फोर्स इस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। और सरफेस एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। तो अब तुम लोगों ने थोड़ी बहुत मैथ्स तो बायो वालों ने भी पढ़ाई होगा कि हमारे पास अलग अलग तरह की संरचनाएं होती हैं। उन सभी संरचनाओं में जो सबसे कम क्षेत्रफल होता है वो गोल सर्किल का होता है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? सिलेंडर होता है, ठीक है, और त्रिभुज है। तो जितने भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसमें जो सबसे कम सरफेस एरिया होता है वो सर्किल का होता है। तो जब मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग होने की वजह से उसका स्पेरिकल शेप होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एल्केन है हमारा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। और ये जो मॉलिक्यूल है 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इसमें आप देख सकते हो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए ऊपर नीचे, तो स्पेरिकल हो गया, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। दैट मीन्स जो स्ट्रेट चेन वाला है एन हेक्सेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और जिसमें आपको ब्रांचिंग दिख रही है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, उसका सबसे कम होगा। उसके बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सेकंड नंबर पे उस वो होगा 2 मिथाइल पेंटेन का, फिर 3 मिथाइल पेंटेन का। तो मेन ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होती है उसका सरफेस एरिया कम होगा एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन से ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्रांचिंग या स्पेरिकल शेप का आपका 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन का, सॉरी ब्यूटेन का अधिक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा स्पेरिकल शेप होने की वजह से। अब इन एग्जांपल्स को हम देखते हैं, इससे क्लियर होगा आपको कि जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाला मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है 308 अप्रॉक्स। एंड देन जैसे उसमें एक मॉलिक्यूल, एक मिथाइल ग्रुप नीचे आके ब्रांच में लग गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स एल्केन्स में ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो जितने ज़्यादा उसमें ब्रांच लगे होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे,
उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना हमारा एल्केन स्ट्रेट होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये आप लिख सकते हो कि अगर सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रांग होगा, या फिर स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ब्रांचिंग से क्या डिक्रीज होगा, पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कम होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, और वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। और स्ट्रेट चेन में आपको पता है लीनियर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, तो सरफेस एरिया उसका इंक्रीज होगा या ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से, लार्ज होने से बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कम होता है।